रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूँ आरजे प्रीति आपके साथ। वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, मतलब एक ऐसा उपचार जिसको कह सकते हैं आप साइड इफेक्ट्स मिनिमम और इफेक्ट्स बहुत ज्यादा। खैर मैं क्या ही बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ अभी डॉक्टर अतुल सिंह हैं जिनसे हम आज बहुत कुछ जानने वाले हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे। पहले तो मैं हूँ प्रीति आपके साथ, जिसको आप रोज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सुनते हो रेडियो सिटी 91.9 एफएम पर। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत बहुत वेलकम है स्टूडियो में, और मैं चाहूंगी कि जरा आप बताएं, क्योंकि आपको वैसे लोगों ने डिजिटली तो बहुत देखा है, आज आप रेडियो सिटी स्टूडियो में भी है। थैंक यू वेरी मच प्रीति जी। वास्तव में आज पूरी दुनिया वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट कर रही है, और 10 अप्रैल 1755 को मास्टर हैनीमैन का बर्थ हुआ था। होम्योपैथी थोड़ा लीक से हटके चलती है, दैट्स वाई बाकी पैथी से अलग है। और नो डाउट पहली बार किसी के दिमाग में जब इस तरह के ख्याल आते हैं तो वही माइलस्टोन सेट करता है। मास्टर्स के भी दिमाग में आई 1755 का जो दौर हुआ करता था, उस दौरान जो मेडिकल प्रैक्टिस थी वो बहुत क्रूअल फॉर्म में अडॉप्ट की जाती थी, जस्ट लाइक लिंचिंग, प्रिकिंग और ब्लड से वेन से ब्लड निकालना, ढेर सारी चीज़ें। तो मास्टर के भी दिमाग में ये बात आई होगी नो डाउट कि ऐसे सेफेस्ट तरीके से कौन सा तरीका जिस तरीके से हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मास्टर ने जो तरीका अडॉप्ट किया वो रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ का था, जो मास्टर हैनीमैन ने किया। रैपिड मतलब उतना ही तेज़ी से जितना तेज़ी से हम आराम दे सके। जेंटल मतलब जो हम लिंचिंग करना था, पेन देना था मरीज को, वो तरीका नहीं अडॉप्ट करेंगे, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। और परमानेंट मतलब कि भाई ट्रीटमेंट होने के बाद कम से कम मरीज कंफर्ट की ज़िंदगी जी सके, उसे बार बार डॉक्टर के चक्कर न लगाने पड़े, जो आज की डेट में बहुत सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में आ रही है। सो दैट्स वाई आज इस डे को 10 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्या बात है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं ये बात तो आज पता चल गई। देखो, और सही भी है, तब से मतलब 1765 से इस उपचार पर हमारा जो फेथ है वो और भी ज्यादा बढ़ा है। अच्छा, हमारे इंडिया में अभी भी होम्योपैथी पर ट्रस्ट करने वाले लोग पूरी दुनिया भर से बहुत ज्यादा है। हालांकि दुनिया भर में तो बहुत क्रेज बढ़ा है होम्योपैथी का, बट हमारे इंडिया में अभी भी लोग ज्यादा है। तो कुछ ऐसे दौर होते हैं जब ऐसा लगता है कि होम्योपैथी का ही सहारा लेना है। जब लोग आयुर्वेद और एलोपैथ की दवाएं खा के थक जाते हैं तो ये होता है कि चलो अब होम्योपैथी की ओर। तो क्या कहेंगे आप, आपको नहीं लगता कि होम्योपैथी पहले आ जाना चाहिए? वास्तव में ये तो एक कॉमन सी ओपिनियन रही है कि होम्योपैथी में हम लोग भी ये बात महसूस करते हैं कि हर एक आदमी का लास्ट ओपिनियन होता है या फिर ऑप्शन होता है। जब मरीज थक जाता है हर तरीके से इलाज करवा के, तो हम लोग लास्ट होप के रूप में उसे प्रेजेंट करते हैं, से प्रेजेंट आते हैं। सबसे जरूरी चीज़ ये है कि ये जानना कि होम्योपैथी लास्ट विकल्प के रूप में क्यों अडॉप्ट की जाए। जब केस कॉम्प्लिकेट हो चुका उसे और सही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अभी लास्ट ईयर कोविड पेंडेमिक और बाकी सब चीज़ों में लोगों ने लास्टली अडॉप्ट किया, जबकि ऐसा नहीं था। सेफ और प्रिवेंटिव दवाइयाँ पहले भी ली जा सकती हैं, जिस तरह से प्रेजेंट टाइम में फिर दोबारा कोविड ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, नॉट ओनली द सिंगल कोविड के अलावा ढेर सारे ऐसे इन्फेक्शन होंगे जो नए नए आते रहेंगे, जिसका सामना हमको करना ही पड़ेगा। ज़्यादा अच्छा होता है कि हम कोविड के लिए फाइट करने के लिए हम अपनी बॉडी को कितना अच्छा इम्यून कर सकते हैं, या फिर अपनी बॉडी को कितना स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी को इतना बुरी तरीके से हार्म पैदा ना कर सके। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने लेक्चर कैंट की लेक्चर पढ़ी थी, तब उस जमाने में मटेरियल साइंस में दुनिया जीती, हम भी जी रहे थे। तो जब पहली बार ये मालूम चला कि कॉज ऑफ द डिजीज बैक्टीरिया वायरस नहीं होता, तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, ये कौन सी बात फिलॉसफी लिखी हुई है। तो थोड़ी टिपिकल टाइप की है, मतलब बैक्टीरिया नहीं होता है जी। अच्छा। जैसे आज की डेट में देखिए, एक घर में चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में, इस इन्वायरमेंट में कोविड का एक्सपोजर हुआ, सभी लोग इन्फेक्ट हुए, तो सबके अंदर सिम्टम्स एक बराबर तो ही थे ना। सभी लोग उस तरीके से तो इन्फेक्ट नहीं हुए जिस तरीके से हर एक आदमी दूसरा हुआ। तो जब सबकी सिम्टोमेटोलॉजी अलग है, दैट्स मीन जो बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी होती है वही किसी भी इन्फेक्शन के फेट को डिसाइड करती है। यानी कि हम जितना ही अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग रखेंगे, उतना ही हम बाहर के एनवायरनमेंट से फाइट करने के लिए प्रिपेयर होंगे। ये होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसको हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। और होम्योपैथी में एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन कोविड में बहुत अच्छा काम किया। और वास्तव में कोविड के बाद एक एनालिसिस भी की गई थी, जिसमें ये मालूम चला कि वर्ल्ड वाइड होम्योपैथी सेकेंड लार्जेस्ट मेडिसिन सिस्टम है जिसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में ऐसे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अभी आपने जिस कोविड की बात करी, एक्चुअली यही हुआ कि जब कोविड का दौर शुरू हुआ तो हमने पहले खूब प्रिकॉशन लिया, और थोड़ी सी चूक हुई तो फिर ये ब्लास्ट कर गया।
एलोपैथी, आयुर्वेद इस पे भी बहुत गया, लेकिन कोविड में होम्योपैथी ने अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तरह से कह सकते हैं कि हम सब ठीक रहे बिकॉज ऑफ होम्योपैथी। तो थैंक्स टू यू, आपने तो मतलब जो सोशल कॉज उस टाइम किए, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, कोविड टाइम में अभी देखिए फिर से कोविड शुरू होने वाला है, तो जब बात शुरू ही हो रही है तो प्रिवेंशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगे कि अभी से क्या करना शुरू करें? कोई ऐसी मेडिसिन जो आप दे रहे हो? श्योरली प्रिवेंटिव के तौर पे ढेर सारी मेडिसिन ऐसी पहले ही सजेस्ट की गई थी। वास्तव में CCRS, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च होम्योपैथी ने आर्सेनिक 30 बताई थी, जिसको लेते रहने पे काफ़ी हद तक ऐसे प्रिवेंशन मिलता था। हम लोगों ने अपनी रिसर्च की काम को आगे बढ़ाया और लास्ट जब कोविड की सेकेंड वेव आने वाली थी उससे पहले हम लोग की रिसर्च की एनालिसिस में 2 मेडिसिन क्लियरली इंडिकेट हुई थी, जिसे जीनस एपिडेमिकस के तौर पे हम लोग यूज़ कर सकते थे। आर्सेनिक और फॉस्फोरस दोनों लगभग पैरेलल चल रही थी। हम लोग का जो रिसर्च था वो फॉस्फोरस की तरफ इंडिकेट कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन आर्सेनिक की तरफ थी। तो खैर सेफ हैंड में इन दोनों दवाइयों को प्रिवेंटिव के तौर पे यूज़ किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है पोटेंसी का सिलेक्शन। होम्योपैथी में इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो पोटेंसी पे किसी ने बहुत लंबा काम नहीं किया कि किस समय कौन सी दवा दी जाए, किस पावर में दी जाए। हम लोगों ने 12 पोटेंसी लोगों को सजेस्ट की थी, आर्सेनिक 12 और फॉस्फोरस 12, और उसका डेटाबेस भी मेरे पास है। मैंने जितने भी मरीजों को ये दवाइयाँ दी थी प्रिवेंटिव के तौर पे, उन सबकी मोबाइल नंबर, फ़ोन, और यहाँ तक कि वो एप्लीकेशन पे पहले रजिस्टर्ड करने के लिए मैंने बोला था। तो मेरे पास प्रेजेंट टाइम में अप्रॉक्सीमेट 36,000 पेशेंट के डेटाबेस हैं जो प्रिवेंटिव के तौर पे जिन्होंने दवा ली, और जिनका ट्रीटमेंट आफ्टर द इन्फेक्शन किया। ऐसे भी मरीजों की मोर देन 500 से ज़्यादा के ऐसे पेशेंट हैं जिनके हमारे पास कंप्लीट केस एनालिसिस है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये मैं मैसेज दे रहा हूँ अदर होम्योपैथ और बाकी लोगों को भी, जो डेटाबेस होता है वही रिसर्च का मेन आधार होता है। सो दैट्स वाई आप जो भी काम कर रहे हो, मैं भी वो काम कर रहा हूँ। हो सकता है आज के डेट में और भी कोई सीवियर इन्फेक्शन आए, क्योंकि कोविड में जो हमने काम किया था उसके लिए हमने केस हिस्ट्री खंगालनी शुरू की थी स्पेनिश फ्लू की, जो 1900 के आसपास हुआ था, 2019 के 9000 के आसपास हुआ था। उससे भी दुनिया में बहुत तहलका मचा था, ढेर सारे लोग मारे गए थे। तो उसमें भी ढेर सारे लोगों ने काम किया था, नो डाउट। उसके बिहाफ पे हमने इस रिसर्च को कंडक्ट किया, और उससे जो रिजल्ट निकल के आया वो ये आया कि इन दोनों दवाइयों ने बहुत इफेक्टिवली वर्क किया, और ढेर सारे लोग ऐसे भी सर्वाइव किए और बच गए जहाँ की बहुत मेजर कैजुअलिटीज हुई थी बाकी लोगों के साथ जो लोग प्रिवेंटिव दवाइयाँ नहीं यूज़ कर रहे। तो दैट्स वाई प्रिवेंशन के तौर पे यदि आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो फॉस्फोरस 12 एंड आर्सेनिक 12 इज सेफ साइड मेडिसिन। डोजिंग यदि आपको पता करनी है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या क्या है, तो श्योरली आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। निरामय होम्योपैथी ऐप पे भी मैंने देखा है, उसके बारे में मेंशन कर रखा है। ये कैंसर से लेके बच्चों के लिए और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी सेफ है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसी तरीके से हम लोग प्रिवेंटिव पे आगे भी काम करते रहेंगे। ओके अच्छा, अभी डिजिटल होम्योपैथी की बात करते हैं। तो देखिए कोविड टाइम में भी आपने डिजिटली सबको बड़ा सपोर्ट किया, तो आपको क्या लग रहा है कि होम्योपैथी जो है वो डिजिटल जा रही है? वास्तव में एक नया टर्म है डिजिटल होम्योपैथी, और आज की डेट में टर्म नया है, लेकिन सब चीज़ सिस्टमेटिक अब हो रही है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि डेटाबेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी पेशेंट की जब आप केस हिस्ट्री लेते हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि होम्योपैथी में जो केस आते हैं, चाहे जो मरीज आता है, वो लास्ट ऑप्शन के रूप में आता है। तो इतनी बीमारियों के ऊपर लेयर बन चुकी होती है कि हमें मालूम ही नहीं चलता कि ये बीमारी का सिम्टम है या मेडिसिन इंड्यूस सिम्टम है। तो हमेशा किसी भी, इसीलिए होम्योपैथी में केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल की डेट में फ़ोन पे या फिर क्या कहते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, यूट्यूब पे लोग हमसे सवाल पूछते हैं, सर इस बीमारी का क्या है, दवा बता दीजिए। इतना सिंपल नहीं होता। सर्दी खांसी जुकाम नहीं है जिसके लिए हमने एक दवा इंडिकेट कर दी। होता क्या है कि किसी भी क्रॉनिक डिजीज में, जटिल बीमारी में हमें पूरी केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है। ये समझना पड़ता है कि कॉज ऑफ द डिजीज क्या है, उसकी केस की एनालिसिस करनी पड़ती है। एनालिसिस के बाद उस केस का प्रॉपर रिपोर्टराइजेशन करना पड़ता है। उसमें कई दवाइयाँ निकल के आती हैं, फिर अपने दिमाग के अकॉर्डिंग आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, फाइनल मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। अच्छी दवा दे देना ही बहुत बड़ा काम नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है केस का फॉलोअप, और यहीं जाके ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। आपको कोई तबीयत खराब हुई, कुछ भी हो, आप किसी भी बीमारी से, जॉइंट पेन से लेके किसी भी बीमारी से यदि आप सफ़र कर रहे हैं, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, यूरिनरी कंप्लेन है, हेडेक है, माइग्रेन है, व्हाटसोएवर क्रॉनिक इलनेस है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमने एक बार दवा दे दी, आपको आराम मिल गया, काम यही नहीं खत्म हुआ। इसके बाद से मेन काम शुरू होता है, उस केस को कैसे फॉलोअप करना है, हमें कौन सी और सीक्वेंस में दवाइयाँ यूज़ करनी है जिस तरीके से वो केस प्रॉपरली ठीक हो जाए। डिजिटल होम्योपैथी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पिछले 14 सालों में जितने भी मरीजों को मैंने देखा होगा, हमारे पास एक एक पेशेंट का डेटाबेस है। क्यों?
नो डाउट मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, लेकिन इस डेटाबेस का इस्तेमाल हमारी आने वाली जनरेशन उसी तरीके से यूज कर सके जिस तरीके से उन्हें यूज करना चाहिए। तो हर एक मरीज का डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। समय कम होने की वजह से आजकल मरीज की हिस्ट्री लेना बहुत टिपिकल काम होता है, क्योंकि एक एक घंटे कई बार लग जाते हैं, उससे बाकी पेशेंट अफेक्टेड होते हैं। तो हमने क्या बना रखा है, उसका एक फॉर्मेट बना रखा है। जैसे सपोज दैट किसी को फीमेल ट्रबल है, एक क्वेश्चनियर है, किसी को माइग्रेन है, क्वेश्चनियर है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, क्वेश्चनियर है, बाकी सब चीज़ों की क्वेश्चनियर है। इसके अकॉर्डिंग वो फाइल उनको सेंड कर दी जाती है, मेल कर दिया जाता है या फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाता है। वो इत्मीनान से उसे पढ़ते हैं, जब भी उनके अकॉर्डिंग टाइम हो इत्मीनान से उसके आंसर देते हैं। वो हमारे पास रिटर्न बैक आ जाता है, उसकी एनालिसिस कर ली जाती है। फर्दर क्वेश्चन को हम लोग दोबारा रिकन्फर्म कर लेते हैं, केस को एनालाइज करके बेस्ट से मिनिमम मेडिसिन दी जा सकती है। और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। केस भी हमारे डेटाबेस में सेव है, सो दैट्स वाई वो हमारे लिए ही नहीं, रिसर्च के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, और मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूँ। तो मतलब आप आने वाली जनरेशन के लिए भी आप काफी कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। श्योरली, वास्तव में एक जमीन तो तैयार करके जानी चाहिए। वास्तव में एक्सप्लॉयटेशन हम लोग एनवायरनमेंट का तो कर ही रहे हैं, तो कुछ चीजें तो ऐसी दे जाएं जिससे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक रास्ता बन जाए कि वो उससे आगे बढ़े। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। जो डिजिटल होम्योपैथी है वाकई में आजकल की नीड है, और मुझे लग रहा है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ तो सब जा रहे हैं और हर डिपार्टमेंट को आ ही जाना चाहिए इस पे। बड़ा अच्छा लगा आज तो आपसे बातचीत करके। कोई जाते जाते मैसेज जो आज आप देकर जाना चाहेंगे होम्योपैथी डे पर, या फिर वैसे भी लिसनर्स को जो इस समय आपको सुन रहे हैं? श्योरली, मैं सबसे हमारे हाथ जोड़ के एक अपील है कि होम्योपैथी को लास्ट ऑप्शन के रूप में न चुने। ढेर सारे ऐसे केसेस देखता हूँ मैं जो इतने कॉम्प्लिकेट हो चुके होते हैं जिसमें हमारी भी उम्मीदें नहीं रहती हैं, और बहुत बुरा लगता है, नो डाउट। तो हमें लगता है, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि एलोपैथी बुरी है, आयुर्वेद बुरा, कभी नहीं, नेवर, ऐसा नहीं है। एक्सीडेंटल केस वही लोग मैनेज कर रहे हैं। बस हमें ये जानना है कि हम एक पेशेंट के फेवर में और एक पेशेंट के ट्रीटमेंट में हम अपना बेस्ट एफर्ट क्या दे सकते हैं। सो दैट्स वाई यदि आपके पास कोई ऑप्शन है, ठीक है, तो आप उसके पैरेलल चलिए। हमने कभी नहीं बोला एक आदमी है जो कार्डियक डिजीज से सफर कर रहा है और उसको स्किन की दिक्कत हो गई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी कार्डियक डिजीज की दवाइयाँ बंद करवा दी जाए? नेवर। तो एक मिथ है होम्योपैथी में कि एलोपैथिक दवा के साथ होम्योपैथिक दवा नहीं ली जा सकती। इट इज़ टोटली अ मिथ, ठीक है। जरूरी ये है कि जो मरीज की प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना। कोई डॉक्टर अच्छा या बुरा नहीं होता है। जरूरत ये है कि जिस डॉक्टर ने मरीज को सही तरीके से देखा, उसको समय दिया, उसकी दिक्कतों को समझा और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया, वही डॉक्टर इस दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर होता है। ये भी बात मैं मानता हूँ कि सारे मरीजों को टाइम नहीं दिया जा सकता, सबका एक टाइम लिमिट है। आपकी एक 24 घंटे की टाइम है एक दिन में काम करने की, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, उसमें भी रेस्टिंग और बाकी सब चीज़ें। इसीलिए मैंने अपने निरामया होम्योपैथी को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है। सारे काम एक एक्सपर्ट सही तरीके से देखें, वो ज़्यादा बेटर है। तो ज़्यादा अच्छा यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट अलग तरीके से काम करता है, न्यूरो का अलग तरीके से काम करता है, ऑर्थो का अलग करता है, गैस्ट्रो का अलग करता है। धीरे धीरे करके डिजिटलाइज्ड होम्योपैथी में मैंने ऑनलाइन सारे डॉक्टरों को कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा किसी भी फील्ड का जो एक्सपर्ट हो वही वो केस हैंडल करता है, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। तो ओवरऑल मकसद क्या है इन सब चीज़ों का? मकसद ये है कि पेशेंट को एज वेल एज पॉसिबल हम जो फैसिलिटी दे सकते हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो होम्योपैथी को फर्स्ट चॉइस के रूप में लीजिए। प्लीज़ कॉम्प्लिकेट ना करिए। आपको एलोपैथिक दवाइयाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, गो पैरेलल विथ होम्योपैथी। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ आपका ट्रीटमेंट काफ़ी ईजी होगा, अच्छा होगा और हेल्थ का रिस्टोरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए और आज इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताने के लिए थैंक यू। और आप बस ऐसे ही देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.9 FM। थैंक यू वेरी मच।